जय हिंद दोस्तों। आज हमारी ये इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास नंबर 4 है। हमारा जो आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर कारक को हम देख रहे थे। तो चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज इसके पहले वाले में मैंने आपको सियाचिन वाला टॉपिक जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए और सरक्रिक दो टॉपिक था जो कि पाकिस्तान से जुड़ा था आंतरिक सुरक्षा के लिए, सरक्रिक विवाद और सियाचिन विवाद। आज हम एलओसी विवाद जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना पाकिस्तान के साथ, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताऊं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये वाली यहाँ तक लाइन आपकी कहलाती है एलओसी। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये मैंने आपको एजीपीएल बताया था, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। और ये आपको बताया था कि ये सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पे आपकी ये वाला भाग, ये यहाँ पे ये सियाचिन ग्लेशियर वही जो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। और ये आपकी शापशांग घाटी है, ये शापशांग घाटी जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी थी। और ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चाइना के अक्साई चीन है जो कि चाइना के कब्जे में है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था। तो चलिए, ये था लोकेशन। आप देखिए, हाँ, इसमें और बता दूं कि देखिए, ये वाला जो इस लाइन के इधर है, ये वाला एरिया, ये तो भारत के कंट्रोल में है, ठीक है ना। लेकिन ये जो इधर है ना, तो इधर इसमें दो, ये वाला यहाँ से ले करके ये वाला जो पार्ट है लाल वाला, हम कुछ और नाम से पुकारते हो और पाकिस्तान कुछ और नाम से। हम इस पूरे एरिया को, ये पूरा एरिया को बुलाते हैं कि ये पीओके है, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पूरे एरिया को। और वो क्या कहता है, वो यहाँ तक के एरिया को, इस वाले एरिया को कहता है कि ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर। ये आजाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान इस वाले एरिया को। और ये वाले एरिया को वो कहता है, ये वाला जो भाग पूरा निकला है इसको कहता है ये गिलगिट बाल्टिस्तान है। इसने नाम बदल दिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, और हम दोनों मतलब ये इसको आजाद कश्मीर कहेगा, इसको गिलगित बाल्टिस्तान कहेगा, और हम दोनों को कहते हैं कि ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि अभी इन दोनों भाग में पाकिस्तान का कब्जा है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए, एलओसी या इसको हम लोग कश्मीर सीमा सुरक्षा चुनौती कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो एलओसी है ये आपको किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न करता है। भाई एलओसी है, ठीक है, एलओसी ऐसी रेखा है जो कि पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर लाइन डिसाइड करता है। ये हो गई एलओसी। लेकिन आपको किस तरह की चुनौती उत्पन्न करता है, तो ये हमें दो रूपों में चुनौती उत्पन्न करता है। पहला क्या है, ये अलगाववाद या आतंकवाद को प्रोत्साहन करता है। एलओसी ना हो, आप अगर एलओसी हटा दीजिए तो अलगाववाद और जो मेन वाली है एलओसी, भाई हमारी तो एक्चुअल भारत की एक्चुअल सीमा रेखा तो ये वाली है, ये है एक्चुअल सीमा रेखा। ये आप अगर एलओसी हटा दें तो ये विवाद आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, तो मतलब अलगाववाद, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ जो पाकि पीओके है वो कहता है कि भारत से अलग होना चाहता है, खूब नारेबाजी पाकिस्तान तरफ फेवर करता है। तो अलगाववाद का मतलब होता है अलग होना, अलग होना, एक देश से अलग हो जाना, वो अलगाववाद कहलाता है। और आतंकवाद तो आप जानते हैं कि ये किसी उद्देश्य के लिए हिंसात्मक प्रक्रिया होती है। तो एक होता है ये सीमावर्ती क्षेत्र। एलओसी क्या है, एलओसी कैसी चुनौती उत्पन्न करता है कि ये सीमावर्ती क्षेत्रों में अलगाववाद और आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है। जैसे हम इसमें हम कुछ घटना देखेंगे, ठीक है। और दूसरा ए नंबर, और दूसरा किस तरह की चुनौती उत्पन्न करता है, ये सैन्य घुसपैठ और आतंकी घुसपैठ। सैन्य घुसपैठ जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की जो आर्मी है, तो पाकिस्तान की आर्मी खुद ही कभी मतलब आतंकवादी आतंकवादी बनकर के घुस आती है। तो मतलब एक तो जो आतंकवादी है वो तो है ही, साथ में सेना भी आतंकवाद का काम करती है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर अगर हम अलगाववाद और आतंकवाद में देखें तो ये आपको मालूम कि 2 जनवरी 2016 में पठानकोट में हमला हो गया था जिसमें हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, ये क्या है, ये आतंकवाद है। फिर 8 सितंबर 2016 में उरी हमला हो गया था, ये आपको मालूम है। फिर उसके बाद हमने 8 सितंबर को हुआ था, फिर 20 दिन बाद हमने 28 सितंबर 2016 को उरी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। ठीक है, फिर आपको मालूम है 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हो गया था जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे, बहुत बड़ा हमला था। और जिसका बदला हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके लिया था। तो हमने दो बार अभी किया ही है, सर्जिकल स्ट्राइक एक बार किया है और एक बार बालाकोट एयर। तो ये क्या है, ये आतंकवाद की घटनाएं हैं, ये अलगाववाद के उद्देश्य से आतंकवाद कहलाते हैं। आप समझ रहे थे। अब सैन्य घुसपैठ कैसे करती है सैन्य, आपको मालूम है कि सियाचिन में सैन्य ने घुसपैठ कर दिया था। फिर हमने ये 1884 में, 1984 में, सॉरी 1984 में सियाचिन में सेना घुस गई थी।
ठीक है, जो कि पहले एक मतलब समझौता हुआ था जिसमें हमने सियाचिन को नो मैंस लैंड घोषित किया था, वहां कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। दूसरा, आपको मालूम है कारगिल 1999 में कारगिल तक सेना पाकिस्तान की, कारगिल मेरे भाइयों कारगिल यहाँ पे है और एलओसी यहाँ पे, ये सेना यहाँ तक है, तो सैन्य भी तो घुसपैठ कर रही है। तो हम एक अलगाववाद और आतंकवाद के रूप में चुनौती देखते हैं और दूसरा सैन्य घुसपैठ के रूप में चुनौती देखते हैं। तो चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो वो दो हो गए। तीसरा, और आप किस तरह की चुनौती देखते हैं? एक तो गया आतंकवाद, ये अलगाववाद, दूसरा सैन्य, तीसरा देखते हैं एलओसी पर तस्करी। तस्करी यानी अवैध व्यापार, जैसे किस चीज का? नोटों का, हथियारों का, ड्रग्स का। आपको मालूम है ड्रग्स जो पाकिस्तान है वो आपके गोल्डन गोल्डन क्रिसेंट का भाग है, ठीक है ना। तो ये आपका ड्रग्स, हथियार, वहां से खूब इलीगल वेपन आते हैं, नोटों की तस्करी होती है, डॉलर आता खरीद फिक्री होती है, रुपयों का बहुत अवैध व्यापार होता है। तो ये हो गया एक तरह के एलओसी के कारण तस्करी की समस्याएं हो रही। क्यों? एलओसी है तो एलओसी में क्या है कि पर्याप्त मात्रा में गश्त नहीं हो पाती। वैसे भी वो जो ये एलओसी वाला एरिया, जो पूरा कश्मीर वाला एरिया, ये ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा टफ एरिया है, वो जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा टफ है। फिर उसके बाद चौथा, आप किस तरह की चुनौती देखते हैं? कि कश्मीर में राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काते हैं। जैसे आपको मालूम है युवा है, वहां का युवा है, डेवलपमेंट है नहीं, बेरोजगार है, कुछ है नहीं, तो पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान है, आतंकी संगठन है, पैसे देकर उनको अपने फेवर में ले लेती है। तो राष्ट्र विरोधी भावनाओं के लिए फिर वो क्या करते हैं? आपको मालूम है, सेना पर पथराव करते हैं, फिर दीवारों पे लिख देते हैं गो आउट इंडिया, ये तो खूब लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चुनौती हो गई। उसके बाद अगर पांचवें नंबर में देखें किस प्रकार की, तो सामुदायिक स्वास्थ्य की कमी। सामुदायिक, समुदाय की, यहाँ लिखा है सामुदायिक, समुदाय यानी कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब होता है हिंदू मुस्लिम, ये कम्युनिटी। तो स्वास्थ्य मतलब कि अच्छा ना होना, ठीक है ना। जैसे आपको मालूम है हिंदू मुस्लिम खूब होता है। आपको 1990 में कश्मीरी पंडित को वहां से भगा दिया गया, ये 1990 में। तो ये क्या है? जो मतलब एक तरह से जो कम्युनल हार्मोनी है ना, ये एक चुनौती के रूप में वहां देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो ये थे आपके कि जो एलओसी पे सुरक्षा चुनौती है तो किन किन रूपों में है। तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए कि इन इन रूपों में। अब देखिए एलओसी में आपको, देखिए एलओसी वाला जो टॉपिक है ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे इसमें समझौता हुए हैं, बहुत सारे हमने मतलब कि स्टेप लिए हैं और पाकिस्तान ने भी स्टेप लिया। तो ये आपको ना, ये एलओसी क्या है ना, ये एलओसी एक पूरी घटनाक्रम है। ये शुरू से लेकर के जब तक आपको 5 अगस्त 2019 तक, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? हमने अनुच्छेद हटा दिया, 370 हटा दिया, 370 हटा दिया, वो भारत का अभिन्न अंग हो गया, ठीक है ना। वहाँ का आपका कश्मीर का, आपका जम्मू कश्मीर का आपका अपना संविधान, अपना झंडा, ये सब अलग हो गया, खत्म, उस दिन से हट गया, ठीक है ना। तो आपको 5 अगस्त 2019 तक की पूरी जब तक घटनाक्रम नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जो एलओसी की पिक्चर है ना वो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको ना एक नजर, ये जो एलओसी का पूरा घटनाक्रम है तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फिर देखिए एलओसी की या जम्मू कश्मीर की कहानी शुरू होती है 1846 से। अब 1846 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के राजा थे गुलाब सिंह द्वारा, तो जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह द्वारा 95%, देखिए ये 95% मुस्लिम आबादी वाले कश्मीर ईस्ट इंडिया कंपनी से अमृत संधि द्वारा 75 लाख रुपए में खरीद। देखिए पहले क्या थे? जम्मू कश्मीर ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। तो जो जम्मू के राजा थे, जम्मू कश्मीर बोलिए, जम्मू के राजा गुलाब सिंह, उन्होंने 75 लाख रुपए में जो कश्मीर वाला मुस्लिम बहुल एरिया, कश्मीर वाला जो 95% आबादी जो मुस्लिम रहती थी उसको खरीद लिया, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जो कश्मीर की मुसलमान जनता थी वो ये कभी स्वीकार नहीं करी कि एक हिंदू राजा, गुलाब सिंह हिंदू राजा, कश्मीर को खरीदे और उन पर शासन। आप समझ रहे हैं ना। तो ये कहानी मतलब कि ये टसल या डिस्प्यूट शुरू कहाँ से होता है? डिस्प्यूट होता है 1846 से शुरू, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर 1932 आता है। 1932 में अब यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे विद्रोह उद्रोह सब होते रहे जो मुस्लिम जनता करती थी, ठीक है। अब 1932 में क्या होता है, शेख अब्दुल्ला द्वारा, शेख अब्दुल्ला आपको मालूम है ये उमर अब्दुल्ला के पापा हैं, तो शेख अब्दुल्ला द्वारा एक ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये नाम है, पार्टी का नाम है, ऑल ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, या शॉर्ट में इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गठन किया गया, एक पार्टी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि कश्मीर को की आजादी के लिए आंदोलन शुरू। अब किससे आजादी? गुलाब सिंह से आजादी। आप समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए। फिर होता है 1939। 1939 में ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस
पार्टी है इसका नाम बदल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, जो कि आप जानते हैं उमर अब्दुल्ला की नेशनल चीफ मिनिस्टर भी है, ठीक है ना। तो ये मतलब कि आपके अब पार्टी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आपके नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैंने शेख अब्दुल्ला के बेटा उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, चलिए। उसके बाद है 1946। 1946 में क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला द्वारा कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया, जिससे क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 1946 की बात है, मतलब कि आजादी के जस्ट एक साल पहले की बात है, ठीक है ना। अभी अभी फिर उसके बाद 15 अगस्त को आपको मालूम है कि भारत देश आजाद हो गया। और अब 15 अगस्त जब भारत देश उस समय, अब जैसे आपको मालूम कि जम्मू कश्मीर में ये गुलाब सिंह है, तो गुलाब सिंह के वंशज ही शासक, तो उस समय जो वहाँ के हिंदू राजा थे वो हरि सिंह थे। तो 15 अगस्त तो 1947 को भारत आजाद हो गया और हरि सिंह ने मतलब विलय विलय संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मतलब कि यहाँ पे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत से मिलना नहीं चाहते। ये स्थिति 15 अगस्त 1947। अब चलिए हम देखते हैं। फिर 22 अक्टूबर 1947 को क्या होता है कि भारत की सलाह से शेख अब्दुल्ला द्वारा कश्मीरी मुसलमानों को भारत संघ में शामिल होने का सुझाव दिया गया। अब देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है कि शेख अब्दुल्ला और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल में आगे फिर दोस्ती हो जाती है, ठीक है, आजादी के बाद। तो फिर वो खुद कन्विंस करने, क्योंकि वैसे भी वो शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि कश्मीर का राजा एक हिंदू हो, तो वो फिर अपने लोगों को कन्विंस करने लगे कि हम, यहाँ पे लिखा ना, शेख अब्दुल्ला द्वारा कश्मीरी मुस्लिम को भारत संघ में शामिल होने का सुझाव दिया। फलता क्या हुआ, फलता कश्मीर के समर्थन, अब देखिए जब शेख अब्दुल्ला भारत की ओर झुकने लगे, उनका झुकाव भारत की ओर हो गया, तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान के समर्थन समर्थन वाला जो क्षेत्र है, वो पूंछ पूंछ एक जिला वहां का, तो पूंछ क्षेत्र में कश्मीर की आजादी हेतु विद्रोह, और जो पाकिस्तान की सेना थी ना, वो कबीलियाई रूप में प्रवेश करके सहयोग को मतलब विद्रोह को बढ़ाने लगे, ठीक है। शेख अब्दुल्ला का झुकाव भारत की ओर हो गया, तो ये इस बात से पाकिस्तान को आपत्ति हुई। तो पाकिस्तान, जो पूंछ क्षेत्र में कुछ विद्रोही थे, तो उनका साथ देने के लिए जो पाक सेना थी, वो कबीलियाई का रूप बन करके, ऐसे घुसपैठियों का रूप बन करके विद्रोह को बढ़ाने में उनका सहयोग देने लगे। अब 24 अक्टूबर को क्या होता है कि पूंछ विद्रोहियों द्वारा आजादी की घोषणा कर, अब पूंछ विद्रोहियों का समर्थन किसका है, पाकिस्तान ने समर्थन दे रखा है, जब घोषणा कर दी और आजाद कश्मीर की घोषणा इन्होंने कर दी, ठीक है। 24 अक्टूबर से, ठीक है ना। अब 24 अक्टूबर से देखिए 2 दिन बाद, अब ये क्या हुआ, जब आजादी की मतलब घोषणा कर दी, उसके बाद ना खूब कत्लेआम हुआ, इतना हिंसा होने लगी कि राजा हरि सिंह परेशान हुआ। तो राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को, 2 दिन बाद, राजा हरि सिंह भारत सरकार के बीच विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि उनको कहा कि अब वो उनके हाथ से पूरा कश्मीर निकल जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर भारत संघ का एक स्वायत्त राज्य बना रहेगा। लेकिन अब फिर जब हस्ताक्षर कर दिए, उसमें कंडीशन डाली गई कि जम्मू कश्मीर को हम हमेशा ऑटोनोमस, मतलब कि जब ऑटोनोमस राज्य रहेगा, लेकिन जो 3 मामले हैं, रक्षा, विदेश और संचार, क्योंकि यही ये जोड़ते हैं, ठीक है ना, ये भारत संघ के पास रहेंगे। ये स्थिति कब की है, ये 26 अक्टूबर 1947 की है, ठीक है। अब देखिए 27 अक्टूबर को क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में सुबह ही भारतीय सेना प्रवेश कर देती, पूंछ इलाके में विद्रोहियों से युद्ध शुरू हो जाता, मतलब कुल मिला के 26 अक्टूबर को विलय संधि पे हस्ताक्षर, 27 अक्टूबर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू, 27 अक्टूबर को। अब शेख अब्दुल्ला द्वारा इस संधि का फिर अब ये विरोध किया गया, ठीक है। फिर अब विरोध किया गया, जब युद्ध शुरू हो गया तो वो विरोध करने लग गए, ठीक है ना, क्योंकि झुकाव तो आपका भारत की ओर था, लेकिन फिर भी लड़ कौन रही थी भारतीय सेना से, मुस्लिम जनता, कश्मीर की मुस्लिम जनता भारतीय सेना से लड़ रही थी। तो वो फिर कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा झुक गए। तो शेख अब्दुल्ला द्वारा फिर ये इस संधि का विरोध किया गया, और फिर ये कहा गया अपनी जनता को समझाने के लिए उसमें कि जनमत संग्रह द्वारा कश्मीर की जनता निर्णय लेगी कि क्या करना है, कि आजाद रहना है, कि पाकिस्तान के साथ जाना है, भारत के साथ जाना है। तो फिर ये स्थिति को नॉर्मल करने के लिए उन्होंने, मतलब एक तरह से जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया, ठीक है। अब 27 से युद्ध शुरू हुआ, अब आ गया 28 अक्टूबर 1917। 28 अक्टूबर क्या हो गया कि पाक द्वारा इस संधि का विद्रोह, जनमत संग्रह की मांग और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे बनाने का, कि पाकिस्तान ने भी संधि का विद्रोह किया, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि मुस्लिम जनता बहुल्य क्षेत्र था, तो वो पाकिस्तान तरफ चली जाए, तो उसने भी संधि का विद्रोह किया। और पाकिस्तान ने भी, मतलब शेख अब्दुल्ला ने भी कह दिया, शेख अब्दुल्ला वहां के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है ना,
तो शेख अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि जनमत संग्रह, पाकिस्तान ने भी कह दिया कि जनमत संग्रह, लेकिन अभी भारत नहीं मान रहा है, मतलब माना है। तो पाकिस्तान ने फिर इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया ताकि भारत भी इसके लिए माने। ठीक है, फलता क्या हुआ, अब ये 28 अक्टूबर की बात है, नवंबर से दिसंबर तक एक तरफा युद्ध जारी रहा। मतलब कि एलओसी के पास युद्ध चल रहा है, कश्मीर में युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय दबाव में वृद्धि हुई। ये अब पाकिस्तान क्या हुआ कि भारत के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने लग गया। अब बात आती है 1 नवंबर 1947 को। 1 नवंबर 1947 को गिलगिट बाल्टिस्तान की स्वतंत्रता घोषित कर दी। देखिए क्या है ना, युद्ध आपका यहाँ चल रहा है, ये मैप में युद्ध यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक हरि सिंह लेट कर दिए थे, यहाँ तक मतलब पाक सेना आ गई थी, तो पाक सेना ने ये वाले एरिया पूरा पाकिस्तान के कब्जे में था, तो इस वाले एरिया को उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसका नाम बदल करके गिलगिट बाल्टिस्तान कर दिया। ठीक है, कब, 1 नवंबर 1947 को। अब 1 जनवरी 1948 को क्या होता है कि नेहरू जी द्वारा इस मुद्दे को यूएनओ में ले गया। अब यही देखिए, कहा ही जाता है कि अब जब उनकी कार्यों में गणना की जाती है कि गलतियों में गणना की जाती है कि नेहरू जी की कहाँ गलती हो गई, तो सबसे आज के संदर्भ में बोला ही जाता है कि अगर नेहरू जी इस कश्मीर वाले मुद्दे को यूएनओ में ना लिए गए होते तो भारत पाकिस्तान से युद्ध जीत जाता और पूरा कश्मीर हमारा हो जाता और आज ये कश्मीर विवाद नहीं होता। ये ऐसे इस कथन के साथ हम नेहरू जी की बड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन अब नेहरू जी किस दबाव में थे उस समय, अंतरराष्ट्रीय दबाव में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका जैसी सुपर पावर पाकिस्तान के फेवर में थी, आप समझ रहे हैं ना, और यूएनओ में अमेरिका का खूब दबदबा था। तो अब जो भी हो, पर नेहरू जी ने इस मुद्दे को यूएनओ में ले गए 1 जनवरी 1900। फलता यूएनओ द्वारा यूएनओ कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का एक गठन किया गया, ठीक है, और उधर युद्ध अभी जारी है, मतलब यूएनओ में ले गए, यूएनओ में बातचीत हुई, तो यूएनओ ने एक कमीशन का गठन कर दिया। ठीक है, 1 जनवरी 1900। अब 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, युद्ध विराम संधि हस्ताक्षर, युद्ध विराम संधि की जो युद्ध हो रहा था वो रुक गया। ठीक है, और अब यूएनओ में देखिए यहाँ पे गठन हो गया, अब यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन हो गया। मतलब एक तरह से ये समझिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ये बिचौलिया का काम कर रहा है। कौन सा, ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, अब जब बिचौलिया आ गया तो बातचीत तो होगी, तो इसने बिचौलिये ने क्या किया कि युद्ध विराम में संधि करवा दी और इस बात पर सहमति की कि जो स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहेगी। ठीक है ना, कि यथा स्थिति को बहाल किया जाए। ठीक है, अब फलता क्या, मतलब कि जो स्थिति है भाई संधि करवा दिए, युद्ध रुक गया, अब जो स्थिति है उसके लिए अब क्या करना है, उसके जो स्थिति उस समय थी, क्या थी उस समय स्थिति, कि जम्मू कश्मीर का 54% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे पे था। ठीक है, और पाकिस्तान ने एक को क्या नाम दिया था, गिलगिट बाल्टिस्तान, और दूसरे को आजाद कश्मीर का नाम दिया था, जो आपको मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है ना, मतलब कि 54% हिस्सा, मतलब हमारे पास 46% हिस्सा बचा है। ठीक है, और अभी और देखिएगा। ठीक है, अभी जो उसके बाद क्या हुआ कि 1963 आगे की बात है, 1963 में 19% हिस्सा इसने चाइना को गिफ्ट कर दिया। कौन सा, सक्सांग घाटी वाला जो हिस्सा था। ठीक है, तो और इसमें मतलब कि ये आपका 54% में 19% हिस्सा, और जो हमारा 46% हिस्सा भारत के पास आज भी है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों मिला करके क्षेत्र है। ठीक है, अब 5 जनवरी 1949 को यूएनओ कमीशन द्वारा जनमत संग्रह का सुझाव दिया गया। इस हेतु उसने 2 शर्तें रखी। ठीक है, मतलब 5 जनवरी 1949, 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी को हमने युद्ध विराम किया, 5 जनवरी को अब देखिए शेख अब्दुल्ला भी जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान भी जनमत संग्रह की मांग कर रहा है, तो फिर यूएनओ ने कहा कि चलो ठीक है हम जनमत संग्रह कराएंगे, लेकिन जो यूएनओ ने 2 शर्त रखी थी ना, ये शर्त पाकिस्तान को, जनमत संग्रह के लिए तैयार था वो, लेकिन शर्त क्या थी, इसकी पहली शर्त थी कि आजाद कश्मीर की सेना भंग कर दी जाए। क्योंकि देखिए अब ये 1947 से 1949 2 साल हो गए, और लड़ कौन रहा है, ये पाकिस्तान की सैनिक के रूप में इनको आज मतलब जो आजाद कश्मीर का खुद का एक, मतलब कि लोगों का, युवाओं का एक संगठन बना के, ये मान लीजिए इसको हमने आजाद कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के खूब सैनिक थे, तो हमने कहा जो आजाद कश्मीर लड़ रही थी, आजाद मतलब क्या, आजाद कश्मीर की जो आर्मी भारत सेना से लड़ रही थी, तो बोला जाए क्योंकि आजाद कश्मीर की सेना हो ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सेना तो देश की होती है ना, आजाद कश्मीर अभी देश कहाँ है, क्यों देश नहीं है, क्योंकि वो तो भारत का अंग है ना। हरि सिंह तो उसको भारत में विलय संधि कर गया ना, तो वो आजाद कश्मीर हो ही नहीं सकता ना, वो तो 2 ही चीज बचा, कौन, या तो पाक सेना
यह भारत की सेना, आजाद कश्मीर की सेना नहीं। हरि सिंह ने विलय संधि में हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यूएनओ ने शर्त रखी थी कि भैया आजाद कश्मीर की सेना को आप भंग कर दीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। राज्य की अपनी सेना नहीं होती है, देश की सेना होती है, ठीक है। दूसरा शर्त जो रखा, दूसरा शर्त इसलिए रखा कि पाकिस्तान पूर्णतः, मतलब जो यहां तक पाकिस्तान आ गया है एलओसी तक, वो पूरी तरह अपनी सेना हटा ले, और भारत अंशतः, भारत पूरी ना हटाए, कुछ हटा ले, अपनी सेना हटा ले पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया कि भैया, अब ये इसने, पाकिस्तान ने क्या सोचा, आप बात सुनिएगा। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर हम अपनी पूरी सेना हटा लेंगे और कहीं भारत ने कब्जा कर लिया तो, अरे भैया, जब यूएनओ बैठा है तो फिर जब मुद्दा ही अंतरराष्ट्रीय हो गया तो कब्जे वाली बात कहां से आई, ठीक है। लेकिन दूसरी शर्त से तो पाकिस्तान बिल्कुल भी सहमत नहीं था। तो कुल फिलहाल जो आपका जनमत संग्रह वाला मुद्दा है वो बना रहा, और विवाद शुरू, यहां से आपका विवाद शुरू हो गया। अगर इस दिन जनमत संग्रह हो गया होता तो विवाद कब का खत्म हो गया होता। लेकिन अब इसके बाद आतंकी घटनाएं ही होंगी, जो मैं अब आपको बताता हूँ। फलता क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने भी इंकार कर दिया तो भारत के ने भी इंकार कर दिया, और विवाद आज भी कायम है, हालांकि अब तो खत्म हो गया। अब चलिए क्या होता है। अब आपको मालूम है विलय संधि तो हो ही गई, तो फिर क्या हुआ, 17 अक्टूबर को धारा 370 जोड़ा गया, ठीक है। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर को स्वायत्त स्टेट कर दिया। उसके बाद रक्षा, संचार और विदेश वाले मामले बस भारत सरकार के पास होंगे, और बाकी मामले में कानून बनाने का अधिकार हमने जम्मू कश्मीर राज्य को दे दिया, ठीक है। उसके बाद 370 के बाद हमने कहा कि 356, 357 और 360, 356 राष्ट्रपति शासन, 357 उसी से जुड़ा है, और 360 मतलब वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे, ये उस समय की, जब 1949 में जब धारा जोड़ा गया था 370, उसमें प्रावधान किया था, ठीक है। लेकिन फिर जब 1964 में हमने इस प्रावधान को, फिर इंदिरा गांधी आ गई थी, तो फिर उन्होंने इस प्रावधान को हटा दिया कि नहीं, वहां भी राष्ट्रपति शासन। अब लगेगा क्यों नहीं लगेगा भाई, इतनी इतनी अब समस्या आने लगी ना भाई। वहां इतनी हिंसा होती थी, इतना वो होता था कि सेना, राष्ट्र, देखो जब राष्ट्रपति शासन लगाता है ना, तो वहां पे उसका, उस क्षेत्र का जो नियंत्रण है ना, वो केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार के पास जब चला गया तो मतलब हम वहां पे सेना उतार सकते हैं। लेकिन उसके पहले तक, 1964 के पहले तक, वहां पे जितनी भी चीजें होती हैं, मतलब जितना भी हिंसा होती है, आतंकी घटनाएं होती, वो भैया राज्य की पुलिस हैंडल करे। और राज्य की पुलिस, आप समझ रहे हैं ना, तो उनके पास उतना हथियार, गोला बारूद ना, तो वो उस तरह के ट्रेंड रहते हैं, आप समझ रहे हैं। युद्ध लड़ने का काम पुलिस का नहीं है, युद्ध लड़ने का काम सेना का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर ये बाद में सहमत भी, हालांकि वो लोग हो गए थे कि फिर ये आपका नियंत्रण में होगा। फिर भारतीय राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होगा, ये मतलब प्रावधान किया, ठीक है। अब ये 1949 में धारा हो गई। अब देखते हैं 1950 की, ठीक है। अब 1950 में भैया दिल्ली समझौता हुआ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको दोस्तों, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, दो दिल्ली समझौता है। एक दिल्ली समझौता इतिहास का है, ठीक है। एक दिल्ली समझौता आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, ये नहीं, ये इतिहास का है। ये दिल्ली समझौता दिल्ली का है, ठीक है ना। मतलब इतिहास का है, गांधी और इरविन के बीच का समझौता है। लेकिन ये जो दिल्ली समझौता है, ये दिल्ली समझौता नेहरू और लियाकत अली के बीच का है, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये पीओके के लिए, एलओसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो आपका 1950 में दिल्ली समझौता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, दो दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। ये 1950 का, इसमें भारत के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर हेतु संविधान संशोधन का अधिकार दे दिया गया। अब चलिए 1951 में देखते क्या है कि कश्मीर में चुनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत, और शेख अब्दुल्ला वहां के प्रधानमंत्री बन गए। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि वहां प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, वहां तो चीफ मिनिस्टर नहीं, वो फिर बाद में हमने व्यवस्था कर दी। लेकिन अभी जब 1951 में क्या है ना, जो संविधान लिखा गया था वहां का, कश्मीर का संविधान, तो उसमें यह था कि वो स्वायत्त राज्य है, तो फिर वहां प्रधानमंत्री ही बोलते थे, फिर बाद में मुख्यमंत्री बोलने लगे। तो ये बोला गया। फिर 1951 में, एक तरह से आप समझिए कि 1951 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। चुनाव में आपकी यही शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जीत गई, और जो प्रधानमंत्री वो शेख अब्दुल्ला बन गए, ठीक है। अब वो चलते 1953। अब 1953, 2 साल बाद क्या होता है कि शेख अब्दुल्ला द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानने से इनकार कर दिया और आजादी। यहाँ पे ये जो शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पलटे ना, ये यहाँ से आप समझिए 1953 से कश्मीर के जीवन का काला दौर शुरू होता है। क्योंकि जब किसी इलाके का या किसी जम्मू कश्मीर राज्य का प्रधानमंत्री जब मना कर देता है, और उसको पूरी जनता का समर्थन शुरू होता है, तो आप समझ रहे हैं कि फिर
स्थिति कैसी होगी। और वो ये मना क्यों कर दिए थे, क्यों मना क्यों कर दिए थे, क्योंकि इनको पाकिस्तान की तरफ से बहुत ऑफर मिला है, बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हैं। और अब ये क्या है, भारत के अंग मान लिए गए थे, तो अब इनकी ऊपर से रक्षा, संचार और विदेश, ये मामले भारत सरकार के पास, तो एक तरह से ये अपने आप को ना, मतलब कि कमतर समझ रहे थे। ठीक है, इनको चाहिए था, शेख अब्दुल्ला की इच्छा थी कि शेख अब्दुल्ला का जो राजनीतिक कद है वो नेहरू और जिन्ना के बराबर होना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना। व्यक्तिगत इच्छाओं ने किसी राज्य के तकदीर को बदल दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1953 वाली स्थिति है, ये शेख अब्दुल्ला द्वारा भारत का अंग मानने से इनकार कर दिया। अब खुद बताइए कि किसी राज्य का प्रधानमंत्री ही कह दे कि हमको आजादी चाहिए, तो अब क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप देश तोड़ने की बात कर रहे हो। तो जैसे होता ये देशद्रोह कहलाया, देशद्रोह कराया, तो शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार कर लिए। अब किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बोलो हमको आजाद चाहिए, तो आपको मालूम है अगले दिन वो जेल में ही रहेगा और खा रहेगा, ठीक है ना। तो भैया आपने इसको जेल, फिर क्या हुआ, 53 के बाद 14 मई 54 को क्या हुआ, राष्ट्रपति द्वारा 35A लागू किया गया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की कानून, जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसमें था 35A। ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर विधानमंडल को जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। मतलब कि ये 35A एक तरह से समझिए कि उनको ये क्षेत्रीय अधिकार देता है कि जम्मू कश्मीर का निवासी कौन होगा, ये कंडीशन डाली गई, और उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, स्वायत्त राज्य है ना, तो वो उनको अधिकार दे सकता था। आज कोई किसी राज्य का मध्य प्रदेश में हम हमें आपको मध्य प्रदेश के नागरिक को एक्स्ट्रा अधिकार नहीं मिल सकते, क्यों, क्योंकि हम कोई स्वायत्त राज्य नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर स्वायत्त राज्य था, तो उसने अपना कानून बना लिया और उनको एक्स्ट्रा अधिकार दे दिए, ठीक है। 1955 में क्या हुआ कि सार्वजनिक मंच पर सर्वप्रथम गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया और जनमत संग्रह कराने से इनकार कर दिया। ये जो लाइन है ना, गृह गोविंद वल्लभ पंत की, क्योंकि ये लाइन आप समझिए कि एक बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने का पहला कदम था ये गोविंद वल्लभ पंत का। इस समय तक इनकी क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी, तो ये बन गए थे गृह मंत्री। तो ये जो है ना, ये कह सकते हैं कि थोड़ा उस स्थिति को संभालने का मतलब कि बढ़िया प्रयास था, ठीक है। इन्होंने जनमत संग्रह से इनकार कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, ठीक है। अभी तक अराजकता चल रही है, अभी तक कोई संविधान नहीं है जो परंपरागत वहां का राजा द्वारा मान्यता प्राप्त स्थापित जो नियम कानून थे उसी से राज्य चल रहा था। तो 1957 में, और जरूरत पड़ने पर अलग अलग से, जैसे ये 35 से जोड़ दिए, जरूरत पड़ने पर कानून बना दिए जाते थे, ठीक है। तो 1957 को जम्मू कश्मीर का अपना संविधान लागू हो गया, और उसमें भी जम्मू कश्मीर को भारत का अंग स्वीकार किया गया, ठीक है। मतलब कि जम्मू कश्मीर के संविधान में बताया गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, ठीक। अब 1962 में क्या होता है, भारत चीन युद्ध शुरू होता है, आपको मालूम ही है। और अब देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध, चीन, भारत और चीन का जो युद्ध शुरू होता है, ये एक्चुअली आपको मालूम है कि ये वो दलाई नामा वाला जो मामला था, उसमें भारत ने शरण दे दी थी, उससे चाइना नाराज हो गया था और इसने एक तरफा युद्ध जारी कर दिया। हालांकि पहले पंचशील समझौता हुआ था 54 में, लेकिन वो फिर 59 में आते आते वो भी समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के भारत चीन युद्ध, अब समझिए भारत चीन का दुश्मन और पाकिस्तान भी भारत का दुश्मन, तो चोर चोर मौसेरे भाई। तो 62 में युद्ध हो रहा था, 63 में चाइना और पाकिस्तान ने संधि कर ली, बढ़िया मित्र मिल गए इन दोनों को, ठीक है। अब 27 मई 64 को क्या हुआ, नेहरू जी की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। देखिए, नहीं कहते कि असामयिक मृत्यु कितनी बड़ी विपत्ति ला सकती है। ये जो 64 में नेहरू जी चले गए, इसने ना एक तरह से आप समझिए कि जो जम्मू कश्मीर वाला विवाद था, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर वाले विवाद के लीडर जो हैंडल करने वाले थे वो थे नेहरू जी, क्योंकि दूसरे जो थे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, दो ही थे। तो गृह मंत्री तो पहले ही चले गए, नेहरू जी भी चले गए, तो एक तरह से आप समझिए कि जो अब कोई नया आता है तो उसका उतना राजनीतिक मतलब कि औहदा नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कि उसकी बात को तवज्जो दी जाए, ठीक है, अहमियत दी जाए। तो यहाँ पे जो ये असामयिक मृत्यु होगी ना, ये कहीं ना कहीं फिर हमारे जो कश्मीर वाले मुद्दे को मतलब कि कमजोर कर दिया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर आपको मालूम है कि इनके साथ लाल बहादुर शास्त्री
फिर 1964 में मकबूल भट्ट और अमाउल्ला खां, ये दोनों क्या है, ये दोनों जम्मू आजाद जो पीओके के ना, ये दिग्गज नेता थे ये दोनों, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, देखिए एक जो पार्टी चल रही है ये भारतीय क्षेत्र में, मतलब एलओसी के भारत तरफ, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला ने बनाया, ठीक है ना। और ये पीओ की तरफ ये मकबूल भट्ट और अमाउल्ला खान ने जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसको JKNLF ये बताऊंगा, ये इसकी स्थापना, और यही आगे चल करने आतंकवाद का सबसे बड़ा संगठन बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका मकबूल भट्ट और अमाउल्ला खान ने ये JKNLF, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना, और इसका उद्देश्य क्या था कि हिंसक तरीके से कश्मीर की आजादी, ठीक है। अब चलिए, फिर दिसंबर 64 को क्या होता है, अनुच्छेद 356 और 357 जम्मू कश्मीर पे लागू कर दिए जाते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लग गया, ठीक। अब 1965 में क्या हुआ, 64-65 में कश्मीर में अनुच्छेद 356 और 57 लगाया गया। अब वहां की जनता को बरगलाना था, उनको भारत के खिलाफ करना था, तो उन्होंने वहां पे अफवाह फैला दी कि जो अनुच्छेद 356 है वो अनुच्छेद 370 का विरोधी बताया, कि भाई वो हमारे अधिकारों को छीन लेगा, और फिर आंदोलन एक बार तेज हो गया, विद्रोह फिर से तेज हो गया, हिंसा फिर से तेज हो गई, ठीक है। अब 1965 में ही पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया। अब आपको मालूम है 1965 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है ना। इसको यहाँ पे सरह तो मिली गई है, आप ये समझिए कि 5 अगस्त 2019, जब तक कि आपका अनुच्छेद 370 हटा नहीं दिया, आज तो स्थिति नॉर्मल है, आज तो कोई खींचा नहीं करता, आज सेना बहुत अधिकार दे दिए गए हैं। तब तक भारत वाले जो कश्मीर था ना, चाहे आपका कश्मीर वाला, देखिए जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन बहुल्य में है, तो जम्मू शांत एरिया हो जाता है, ठीक है। और वहां पे जो मतलब कि जनता रहती है, बहुल्य हिंदू है, तो उनकी जो संस्कृति है वो भारत से मेल खाती है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर ऊपर वाला एरिया है, और कश्मीर में मुस्लिम जनता, उनका जो लगाव है या जो उनकी संस्कृति है वो पाकिस्तान वाले मुस्लिम एरिया की तरफ, तो उनका लगाव उस तरफ, समझ रहे हैं ना। हालांकि इसमें राजनीतिक लाभ देख लिया गया कुछ नेताओं द्वारा, जैसे शेख अब्दुल्ला द्वारा, मकबूल भट्ट, अमाउल्ला खां, ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपना व्यक्तिगत राजनीतिक करियर बनाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत मुद्दा को मतलब कि एक राजनीतिक मुद्दा के रूप में उभार दिया व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो ये आपका जो 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया, और भारत पाकिस्तान का युद्ध, मतलब एक बार 1947 में युद्ध चल रहा था, अब वो फिर विराम हुआ, फिर आपको 1965 में दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू। अब 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हुआ, ठीक है। अब युद्ध विराम किन शर्तों पे हुआ, इन शर्तों पे हुआ कि आपका 10 जनवरी 1966 को, आपको मालूम है ताशकंद, ताशकंद कहाँ है, रूस पे है, ठीक है ना। तो ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ, लाल बहादुर शास्त्री और वहां का जो पाकिस्तान का सेना का अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष था, उसके बीच हुआ, ठीक है। और आपको मालूम है कि इसी समझौता के जस्ट बाद वो वही ताशकंद पे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद वही 65-66 में ही जब लाल बहादुर शास्त्री की वही ताशकंद में मृत्यु हो गई, तो फिर प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी बन गई, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अगला। अब जून 1966 में मकबूल भट्ट को भारतीय सीमा प्रवेश करते हुए इनको, मकबूल भट्ट जी को गिरफ्तार कर दिया, जो कि JKNLF का संगठन था। अब ये कुल मिला के एक तरह से आतंकवादी है, ठीक है। अब उसके बाद आपका 1966, अब देखिए 1965 में हमने क्या किया, मकबूल भट्ट भारतीय सीमा में घुस रहा था, हमने मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और मकबूल भट्ट को जब गिरफ्तार कर लिया तो कोर्ट ने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुना दी, ठीक है। लेकिन ये 1966 में गिरफ्तार किया था, ये 1968 में साहब भाग गए, फरार हो गया। 1968 में आपका मकबूल भट्ट फरार हो गया, फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये फरार हो गया। ये कहाँ चला गया, पाकिस्तान। अब हुआ क्या, इसने क्या किया कि 1971 में एक इंडियन एयरलाइंस का एक विमान था जिसका नाम था गंगा, उसका अपहरण कर लिया, मतलब गंगा एयरलाइंस का इसको हाईजैक कर लिया, ठीक है। जिसे लाहौर ले जाएगा, उसके बाद हाईजैक करने के बाद इसको लाहौर ले गया। अब इसमें क्या, अब देखिए अभी अभी तक क्या है ना, 1971 तक, अभी 1971 तक जो हिंसा है ना, वो अभी उतनी व्यापक नहीं है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ,
जिसे क्या है ना, लाहौर ले गया, और जितने भी अब इंडियन एयरलाइंस है तो उसमें भारतीय बैठेंगे, तो सारे भारतीयों को उतार करके उसको भारत भेज दिया, और जो विमान थे उसको बम लगा के उड़ा दिया गया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, चाहते तो ये भारतीयों को भी मार देती, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन इन्होंने यहाँ भारतीयों को नहीं माना, मतलब अभी तक ये एक तरह से कह रहे हैं कि नरसंहार वाली स्थिति नहीं आई है, जो कि बाद में आपको देखने को मिलेगी। बाद में 1980 और 90 का जो काला इतिहास है, मैं आपको अभी जस्ट घटना बताऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा दर्दनाक हो गया था। लेकिन अभी 1971 तक, जैसा ये नहीं कह रहे कि बेमतलब कि किसी को बेमतलब नहीं मारा जा रहा है, आप समझ रहे हैं। तो इंडियन एयरलाइंस को हमने मतलब ये मकबूल भट्ट साहब ने हाईजैक किया, यात्रियों को भेजा भारत, और बम लगा के उड़ा दिया, मतलब एक तरह से अपना विरोध जाहिर किया, ठीक है। और जिम्मेदारी आपके मकबूल भट्ट ने ली थी। अब 1971 को ही क्या होता है कि 26 मार्च को बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, आपको मालूम है बांग्लादेश के फादर, नेशन ऑफ फादर कहलाते मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी शेख हसीना है, ठीक है ना, तो उनके पापा, तो मुजीबुर रहमान द्वारा कश्मीर आजादी की घोषणा कर दी, ठीक है। वो मतलब मुजीबुर रहमान ने उधर कश्मीर की जब आजादी की घोषणा की, तो 3 से 16 दिसंबर तक भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की हार हो गई, और सीज फायर कर आपका एलओसी बना दिया। मतलब कि आपको मालूम है 1971 में, ठीक है, जब यहाँ पे आपके मुजीबुर रहमान ने भी अपना 1971 में यहाँ पे आंदोलन प्रारंभ कर दिया, आपके बांग्लादेश में, जहाँ बांग्लादेश है तो वहाँ पे मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, और पाकिस्तान से आजाद होने का आंदोलन शुरू हो गया। तो जब अब क्या हुआ कि 1971 में जब यहाँ का बांग्लादेश में भी विद्रोह शुरू हो गया, और आप भैया भारत के साथ तो लड़ रहे हैं, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान ने आप एक तरह से भारत के साथ सीज फायर किया, युद्ध विराम किया, और एलओसी बनाया, क्योंकि अब उसको ध्यान देना है बांग्लादेश तरफ, ठीक है ना। अब बांग्लादेश की आपको कहानी पता है कि फिर ये बांग्लादेश आजाद हो गया 1971 में, तो ये वहां पे जाके कमजोर हुए। फिर 1972 में एक शिमला समझौता होता है। देखिए, आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछेगा, तो एक पूछेगा दिल्ली समझौता कब हुआ, बता देना है 1950 में हुआ। दूसरा पूछेगा शिमला समझौता कब हुआ, तो बता दीजिएगा 1972 में हुआ। 71 में युद्ध विराम हुआ, और युद्ध विराम देखिए क्या ना, मैं डायरेक्ट आपको बताता कि शिमला समझौता कब हुआ, तो फिर ये आपको फैक्ट से याद करना पड़ता। मैंने आपको बताया शिमला समझौता कब हुआ, तो 1972 को, आप जान जाएंगे कि 1973 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, युद्ध विराम के बाद ये समझौता हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये घटनाक्रम बता रहा हूं। तो जब 1972 में शिमला समझौता, तो शिमला समझौता में 3 बिंदु रखे गए थे, ठीक है। पहला बिंदु था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर विवाद को आपसी बातचीत से हल करेंगे, जो कि सबसे बेस्ट था। और ठीक, दूसरा था दोनों देश एलओसी एलओसी का सम्मान करेंगे, ये एलओसी है, एलओसी का सम्मान करेंगे, जो एलओसी खींची गई, क्योंकि इसी एलओसी पे ही सीज फायर हुआ है, कि एलओसी की उस तरफ पाकिस्तान और इस तरफ भारत, ठीक है, तो दोनों देश LOC। तीसरा था, अब ये जो मैं आपको बता रहा था, कि सियाचिन क्षेत्र में दोनों देशों की सीमा सेना नहीं रहेगी, मतलब सियाचिन क्षेत्र को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया, नो मैंस लैंड, ठीक है। अब ये देखिए, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान का, अब ये जो तीसरा बिंदु है ना, ये जाके 1984 में खुद तोड़ देगा। पाकिस्तान की सेना खुद सियाचिन में चली जाएगी, अब भारत ने नहीं तोड़ा, ठीक है ना। ये 3 बिंदु जो थे, ये शिमला समझौता के, ये आपके प्रावधान भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका शिमला समझौता 1972। अब 1976 में क्या हुआ कि भारत में प्रवेश करते हुए पुनः मकबूल भट्ट गिरफ्तार हो गया। ये याद करिए, अभी हमने मकबूल भट्ट को अभी गिरफ्तार किया था 1966 में, फिर ये 1968 में फरार हो गया, समझ गए, फांसी की सजा सुनाई थी हमारे कोर्ट ने। लेकिन 1976 में फिर गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस बार नहीं बचोगे, इस बार 84 में हमने लटका दिया, ठीक है। उसके बाद 1977 में क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला द्वारा जम्मू कश्मीर की स्वायत्त की मांग और संचार, अब देखो, शेख अब्दुल्ला 1953 में गिरफ्तार किए गए हैं। मैंने आपको बताया 51 में चुनाव हुआ, 53 में उन्होंने कश्मीर की आजादी की मांग की, प्रधानमंत्री रहते हुए हमने 53 में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। अब ये साहब 53 से जेल में बंद है, ठीक है। अब ये 53 से 66 आते आते इनको थोड़ा सा बुद्धि इनकी समझ में आ गई होगी, खुल गई होगी, है ना। अब ये थोड़ा झुके, और इन्होंने फिर कहा कि नहीं भाई, अब हमको आजाद नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये 53 से 63 73, और ये आपके लगभग 24 साल हो रहे हैं, ठीक है, बूढ़े भी हो गए होंगे। तो शेख अब्दुल्ला जो आपके हैं, इन्होंने फिर कहा कि नहीं, अब आजादी नहीं, अब आप हमको स्वायत्तता ही दे दो जो पहले बरकरार थी। लेकिन इस बार थोड़ा मांग बढ़ाई, कही कि संचार और विदेश मामले भी जम्मू कश्मीर
की मांगा कि मतलब जो स्वायत्तता भी रहे, लेकिन तीन जो मैं दिए थे, आपके संचार, विदेश और रक्षा, तीन मामले भारत के पास थे, लेकिन उन्होंने रक्षा छोड़कर संचार और विदेश की भी मामले की जम्मू कश्मीर के देने की मांग की। फलतः जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन, लेकिन फिर इनके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है। उसके बाद 1982 को शेख अब्दुल्ला साहब की मृत्यु हुई। ठीक। अब ये बताएं, 1984 में सियाचिन में पाकिस्तानी सेना घुस गई थी, तो हमने फिर चलाया ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तानी सेना को हटाया और हमने भारतीय सेना ने वहां कब्जा कर लिया। ये देखो, सियाचिन वाला एरिया कब्जा करना बहुत दूर। ठीक है। अब देखिए, शेख अब्दुल्ला, अब एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, पंजाब में आतंकवाद और इंदिरा गांधी की हत्या, ये एक्चुअली 1994 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, याद हो आपको। ठीक है। फिर जब आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद सेना उतर गई थी, फिर ये स्वर्ण मंदिर के अंदर चली गई थी, उससे उससे नाराज थे, मतलब सिख नाराज थे, और उनको पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी सहायता थी। तो उस के कारण वहां पे मतलब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और पंजाब में भी आतंकवाद शुरू हो गया। ठीक है। मतलब ये जो आतंकवाद आपका कश्मीर में था और पाकिस्तान कर रहा था, वो उसने अपनी जड़ें पंजाब तक फैला ली। ठीक है। लगा ये जम्मू कश्मीर फिर पंजाब तक। ठीक। अब पाकिस्तान पाकिस्तान में फजलुर रहमान द्वारा हुजी हुजी एक गठन है, एक संगठन है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस था ना, वैसे ही हुजी का गठन किया गया। कौन? फजलुर, या इसको आप बोलते थे फजल उर रहमान। ठीक है। फजल उर रहमान द्वारा हुजी का गठन किया गया। अब ये हुजी, ये भी ऐसे आतंकी संगठन है। ठीक है। ये कब गठन किया गया? 1984 में। ठीक है। अब 1986 में अफगानी आतंकवादी अब्दुल रहमान द्वारा लश्कर ए तैयबा का गठन किया गया। ठीक है। और जिसके वर्तमान नेता थे आपके हाफिज सईद। अब देखें, अब आप एक बात आप देखें कि 1984 1986 ये ना आतंकवादियों का समय है, जानते क्यों समय है? क्योंकि इंदिरा गांधी चली गई, और अब क्या है, अराजकता वाली स्थिति आ गई थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अब इंदिरा, प्रधानमंत्री जब जाता है असमय, तो थोड़ा राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। तो इसी राजनीतिक स्थिरता का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री नहीं है, तो उनको पता चल गया कि अब, और ऊपर से इनकी हत्या कर दी गई, तो वो जो आतंकी संगठन थे, वो थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को मजबूत समझ गए। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ 84 में ये आपका हुजी गठन होता है और लश्कर ए तैयबा का गठन होता है। फिर 1986 में ही जम्मू एंड कश्मीर में सरकार अल्पमत हो गई, और आपका भारत राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर 1987 को क्या होता है, कश्मीर में चुनाव होता है, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं, यही शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला। और चुनाव में धांधली का आरोप लगता है, और जनता में असंतोष होता है, मतलब एक तरह से ये जो चुनाव है, इसको मतलब जनता स्वीकार नहीं करती। फिर 1987 88 में ये आपके देखिए, ये अमाउल्ला खां, देखिए आपको याद है, अमाउल्ला खां और मकबूल भट्ट, इन दोनों ने मिल करके आपका JKNLF, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की थी, याद है आपको? ठीक है ना, 1977 में। और याद करिए, हमने 1900 हमने मकबूल आपके मकबूल भट्ट को 1984 में लटका दिया। ठीक है। बचा कौन उसका साथी? अमाउल्ला खां, जो क्या कर रहा है, जो अब JKNLF का आपका नेतृत्व करता है। ठीक है। मतलब इस संगठन का नेतृत्व तभी कौन कर रहा है? अमाउल्ला खां। तो अमाउल्ला खां ने JKNLF की घाटी में सक्रियता, लोगों में असंतोष, मतलब इसने क्या किया कि लोगों को सक्रिय किया, मतलब एक तरह से हिंसात्मक गतिविधि। फलता गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दा जन तीव्र हो गए, क्योंकि अब सरकार में राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो ये ऐसे ही करते हैं फिर। उसके बाद 1989 को क्या हुआ, एहसान डार और सैयद सलाउद्दीन के नेतृत्व में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का गठन किया गया, है ना। मतलब पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद आया आपका JKNLF, फिर हुजी। ठीक है। उसके बाद अभी ये लश्कर ए तैयबा, अब ये आ गया आपका हिजबुल मुजाहिदीन। देख रहे हैं ना कितने संगठन बन रहे हैं। अब हिजबुल मुजाहिदीन का कौन, किसने गठन किया? एहसान डर और सैयद सलाउद्दीन। ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? कश्मीर को पाकिस्तान पे विलय। ठीक है। बड़े खतरनाक जितने भी संगठन बन रहे हैं ना, सब पाकिस्तान बना रहा है। ठीक है। अब देखिए, नवंबर 1989 को क्या होता है कि आतंकियों द्वारा प्रमुख आपके कश्मीरी हिंदू ने, अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हिंदू घाटी क्षेत्र, मतलब कश्मीर घाटी में जैसे आपके शेख अब्दुल्ला थे, या अमाउल भट्ट, मकबूल भट्ट था, अमाउल्ला खां था। ठीक है। ये आपके
एहसान डर या सैयद सलाउद्दीन, ये जो नेता है ना, ये मुस्लिम नेता थे और ये पाकिस्तान को आजाद कराने के फेवर में। उसी तरह वहां पे कुछ हिंदू नेता भी थे जो उनका जो आपका झुकाव था वो भारत की ओर था। ऐसा नहीं कि पूरी अगर खुद सोचिए, पूरी कश्मीर की जनता अगर पाकिस्तान की ओर जाना चाहती तो कब क्या ना चली गई होती, क्या कर लेती सेना। जब भाई जनता ही, आप ऐसे समझिए कि जब जनता ही विद्रोह हो जाए या जनता ही किसी क्षेत्र की सेना बन जाए, तो फिर वो सेना के भी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। आप एक जगह 1000, 10,000, 50,000 सेना लगाएंगे, जनता बहुत सारी रहती है, जनता 50 लाख में जनता रहती है, और जनता सेना बन गई तो फिर आपकी सेना नहीं रोक सकती। तो वहां पे ना कुछ हिंदू नेता भी थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे नीलकंठ गंजू और टीकालाल टपलू। ये थे हिंदू नेता। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये हिंदू नेता थे, कश्मीर का भारत विलय पर भारत की ओर झुकाव थे इनका, ठीक है ना। तो इनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो कश्मीर में विरोध, अब देखिए जब ये क्या है, देखिए नीलकंठ गंजू और टीकालाल टपलू, इनकी हत्या कर दी गई कब, 1989 में। अब जब ये हिंदू नेता थे, जब इनकी हत्या कर दी गई, असैसिनेट हो गए, इसके बाद क्या हुआ, इनकी हत्या के बाद जितने वहां पे कश्मीरी हिंदू पंडित थे, सबको मतलब कि हिंसा करने, सबको मारने लग गए। और आपने इसी के ऊपर कश्मीर फाइल पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा। तो कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार करने लगा, मतलब वहां की महिलाएं तो बिल्कुल असुरक्षित हो गई। तो ये आपके कश्मीरी हिंदू की समस्या का दौर पर फलता ढेर सारे हिंदू कश्मीरी पलायन करते। तो वो सारे जितने कश्मीरी हिंदू थे, वो सब भाग करके जम्मू आ गए, कुछ पंजाब हरियाणा, बहुत सारे दिल्ली में बस गए। कुल मिला के जितने भी कश्मीरी हिंदू थे, सबने अपना कश्मीर वाला अपना पुश्तैनी बाप दाताओं की जमीन छोड़ दी, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हैं, ये स्थिति 1990 की, ठीक है। अब दिसंबर 1989 में होता है, रूबिया सईद ने जेके एलएफ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसी का नाम बदल दिया, द्वारा अपहरण और बाद में जेके एलएफ के 5 आतंकियों के बदले में रिहा। अब जम्मू, ये क्या है कि रूबिया साहिब ने का अपहरण कर लेते हैं और अपने जो जेकेएनएल के जो 5 आतंकी उनसे रिहा की मांग करते हैं, ठीक है। फिर 19 जनवरी 1990 में क्या होता है, जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन लग जाता है और जगन मोहन वहां के गवर्नर नियुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जो आपके जगन मोहन थे ना, ये थोड़ा सा आपके टाइट गवर्नर था, मतलब कि थोड़ा, मतलब आप, मतलब जिसको कहते हैं स्ट्रिक्ट वाला था। अब ये 19 जनवरी को अब आप ये समझिए कि वहाँ स्थिति इतनी ज्यादा मतलब कि नियंत्रण से बाहर है कि वहां की लगभग 20-25% कश्मीरी हिंदू को भगा दिया गया उनके घरों से। कितनी हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए, मतलब कि इसकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब पूरा जम्मू कश्मीर एक तरह से शमशान घाट में बदल गया था। कश्मीर फाइल्स आप देख लीजिए, ठीक है। तो फिर 20 जनवरी को देखिए आपको, ये दिसंबर की बात है, ठीक है। उसके बाद हमने जनवरी में राष्ट्रपति शासन लगाया 19 जनवरी को। 20 जनवरी को साहब ये एक, मतलब एक जरूरत थी किसी बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नर को, जगमोहन को। जगमोहन ने आदेश दिया सेना को कि नियंत्रण करो। पहली बार सेना नियंत्रण की, 20 कश्मीरी मारे गए। और ये कश्मीरी नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ठीक है ना। ये वहां के आम जनता नहीं है, ठीक है ना। ये वो पूरे आतंकी संगठन के ही जो हैं आपके लोग वही हैं, ठीक है। फिर मई 1990 में फिर सेना ने गोलीबारी की, 100 कश्मीरी मारे गए, ठीक है। अब यहाँ कश्मीरी आतंकवादी नहीं, ठीक है। फिर जुलाई 1990 में जम्मू कश्मीर में अफस्फा लागू हो गई। अफस्फा जो होता है ये सेना कानून होता है, ठीक है, 90 में लागू हो गया, क्योंकि स्थिति, मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है सेना नॉर्मल अवस्था में होती है, एक होता है सेना का अफस्पा कानून। तो अफस्पा कानून जब लागू होता है तो सेना को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दे दिए जाते हैं, उनको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको किसी की भी चेकिंग कर सकते हैं, किसी को मतलब कहीं भी जाके गोली तक चलाने का इनको अधिकार दे दिया जाता है कि अगर आपको डाउट हो या सामने से गोली चल रही तो आप चला दो, ठीक है। तो यहाँ तक के अधिकार। फिर 1993 में मुंबई, अब देखिए जम्मू कश्मीर की आग मुंबई तक फैल गई और मुंबई में सीरियल बम विस्फोट शुरू हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हमारा देश कितने नाजुक दौर से गुजर रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं विस्फोट होता जा रहा है। उसके बाद है मार्च 1993 में ऑल पार्टी हुर्रियत कांग्रेस का गठन गिलानी के नेतृत्व में हुआ है। ये एक और बना गया। अब ये गिलानी साहब ये क्या गैर हिंसक तरीके से कश्मीर की आजाद कश्मीर की मांग, मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आजाद कश्मीर
की मांग पे टिके क्यों हैं? भैया राजाओं ने, हरि सिंह ने विलय पर हस्ताक्षर कर दिए, जनमत संग्रह के लिए ये राजी नहीं थे। उसके बाद शेख अब्दुल्ला तो चले गए, वो अलग मांग कर रहे, मतलब एक कोई नेता है ही नहीं जो एक स्वर में बोल सके कि उनको चाहिए क्या, क्यों चाहिए, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के सही में थे। और पाकिस्तान आज तक तो वो डिसाइड नहीं कर पाया कि भाई पाकिस्तान को चला कौन रहा है, ना सेना चलाती है कि वहां की सरकार चलाती है कि वहां के जितने जो मतलब कि गठन है, संगठन लश्कर ए तैयबा टाइप की जो है वो चलाते हैं। भैया वो समझ ही नहीं आता देश चलाता कौन है, ठीक है ना। वही वाली स्थिति कश्मीर की भी समझ नहीं आ रहा है कि कोई जो उठता है कुछ भी मांग कर देता है। अक्टूबर 1993 में क्या होता है कि फजल उर रहमान के नेतृत्व में हरकत उल अंसार का गठन। अभी देखिए गिलानी साहब ने ऑल पार्टी हुर्रियत कांग्रेस की स्थापना की। अब ये आपके फजल उर रहमान ने हरकत उल अंसार का गठन किया, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? कश्मीर को पाकिस्तान में विलय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना, जो कि पहले से बना हुआ है, ठीक है। हुर्रियत कांग्रेस ने गैर हिंसक तरीके से कश्मीर की आजादी का मांगा। अब फरवरी 1994 में क्या हुआ कि आतंकी मसूद अजहर या अजहर मसूद कश्मीर प्रवेश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो अजहर मसूद को गिरफ्तार कर लिया 94 में आपका JKLF के नेता यासीन मलिक, ये यासीन मलिक का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो यासीन मलिक तथा 1997 में ये आपके अमाउल्ला खां, ये वही है आपके मकबूल भट्ट वाले सहयोगी, ठीक है। तो ये अमाउल्ला खां, क्योंकि अमाउल्ला खां ही तो JKNLF मतलब कि जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन किए थे। और ये यासीन यार सॉरी यासीन मलिक ने आपके JKLF का, तो इन दोनों द्वारा सीज फायर की घोषणा कर दी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब गैर हिंसक तरीके से मांग कर रहे थे और लोकतांत्रिक रूप से आजाद कश्मीर की मांग पर जारी रहे। फिर 1996 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। अब जब ये गैर हिंसक हो गए तो राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, परंतु आतंकवादी गतिविधियां चल रही। अब देखिए क्या है ना, 1900 अब 1946 से जल रहा था पाकिस्तान। 1996 मतलब 50 साल लगे वहां के लोगों को कि अब हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना। अभी तक सिर्फ हिंसाओं का दौर है, कत्लेआम का दौर है, नरसंहार का दौर। 50 साल बाद इनको समझ में आया यासीन मलिक। फिर ये यासीन मलिक तो बाद में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री आपके वो प्रधानमंत्री क्या नाम है, नाम उतर गया, अरे मनमोहन सिंह से तो जाकर फिर ये मिलते हैं यासीन मलिक, ठीक है। उसके बाद 1999 में लाहौर समझौता हुआ। मई में कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, ठीक है। अब देखिए ये कारगिल युद्ध किसके बीच हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जब वहां की जनता समझ गई कि अब हमको अपनी अपनी मांगे किस तरह रखनी चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, वहां के जितने भी जो नेता यासीन मलिक टाइप के, वो अब समझ गए कि शांति से काम करना चाहिए। इस बात से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, ठीक है ना। अब जब समझ गए कि भाई वहां के लोग ही अब सहयोग नहीं कर रहे हैं हिंसा फैलाने में, क्योंकि वहां बम विस्फोट कौन करता था, कश्मीर से पाकिस्तान से आके आदमी थोड़ी ना हिंसा करता था, वो वहीं के आदमी को ही बरगलाते थे, उसी को पैसा देते थे और अपने फेवर में करके अपना गलत काम करवाते थे। तो जब इनको समझ में आ गया कि अब यहाँ की जनता धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, तो वो अब खुद ही 1999 में सेना ही आ गई पाकिस्तान की कि नहीं युद्ध करेंगे। कारगिल युद्ध हो गया, ठीक है। फिर 2000 में अजहर मसूद द्वारा जैश ए मोहम्मद का गठन। ये जैश ए मोहम्मद फिर कितने आतंकी संगठन हो गए, ठीक है ना। अब ये आपका जैसा, अब इसका उद्देश्य क्या है, कश्मीर को पाकिस्तान पे विलय, ठीक। उसके बाद है 9/11/9/2021 नहीं 2001, ठीक है। 2001 में अमेरिका में आतंकी हमला अमेरिका द्वारा और वॉर ऑन टेरर प्लान। अब याद एक्चुअली क्या हुआ ना कि अमेरिका ना जो जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा आपका जम्मू कश्मीर का यूएनओ में टांगा हुआ था, ठीक है। अब अमेरिका ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आतंकवाद टाइप की कुछ चीज होती है, वो ये मानता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने कभी आतंकवाद देखा ही नहीं, उसके देश में कभी बम विस्फोट हुआ ही नहीं, तो वो कभी मानता ही, कभी उसने स्वीकार ही नहीं किया 2001 से पहले तक कि आतंकवाद टाइप की भी कुछ चीज होती है।
लेकिन जब क्या हुआ कि 11 सितंबर 2001 को आपको आपने वो इमेज देखी होगी कि एक हवाई जहाज दो बिल्डिंगों के बीच से गुजार देते हैं और 5,000 अमेरिकी मारे जाते हैं। तब जाकर के अमेरिका को होश आता है कि नहीं, वो डब्ल्यूटीओ की बिल्डिंग है वो रहती है, तो उस बिल्डिंग में हवाई जहाज ही घुस। तब उनको समझ में आता कि नहीं, आतंकवाद टाइप की कोई चीज होती है। जब उसको ये समझ में आया ना कि अमेरिका को कि आतंकवाद, तब उसने फिर वॉर ऑन टेरर मतलब कि आतंकवाद से युद्ध का अभियान शुरू किया। ठीक है। उसके बाद 2008 में कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी, ये महबूबा मुफ्ती वाली है, तो ये कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन हुआ और सरकार बन गई कांग्रेस और पीडीपी की। उनमें यह हुआ कि 6-6 माह हमारा, 6 माह पीडीपी का मुख्यमंत्री रहेगा और फिर अगले 6 माह आपके कांग्रेस का मुख्यमंत्री, ऐसा रहा रहेगा। मतलब कि गठबंधन सरकार 2008 में बनी। ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या कि जब आपका अमर साइन बोर्ड की जमीन पीडीपी द्वारा, जब पीडीपी का मुख्यमंत्री था, तो आपको मालूम है अमरनाथ यात्रा लोग करने जाते हैं, ठीक है। तो जो अमर साइन बोर्ड गठन, जो अमर साइन बोर्ड की थी, उसकी जो जमीन थी, अब सीएम ही है, अब राज्य का तो नियंत्रण होता ही है, और जमीन तो आपको मालूम है कि राज्य सरकार की होती है। तो जो अमरनाथ साइन बोर्ड की जमीन थी, जब पीडीपी का मुख्यमंत्री था तो उसने ले ली। ठीक है ना। और जब जब आपके कांग्रेस का, अब जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री आया तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, गुलाम नबी आजाद थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तो गुलाम नबी आजाद ने ये आपका अमर साइन बोर्ड की जमीन लौटा दी, मतलब पीडीपी ने दे दी। जब फिर जो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद आए तो उन्होंने लौटा दी। इसके कारण गठबंधन टूट गया, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। आप समझ गए ना, मतलब एक मुद्दे के कारण। फिर 2009 में फिर चुनाव हुआ, अब उमर अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है। दिसंबर 2014 आता है, हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा बुरहान वानी को एरिया कमांडर नियुक्त और आतंकी गतिविधि। अच्छा देखिए, ये बुरहान वानी जो है ना, ये बुरहान वानी ना, ऐसे समझिए, बुरहान वानी जो था ये यूथ आइकन था। यूथ आइकन का मतलब जैसे कि मान लीजिए कैरी मिनाटी हो गई, ये सोशल मीडिया का यूज कर करके ऐसी वीडियो बना कर करके लोगों में फेमस हो चुका। ठीक है। अब जब लोगों में फेमस हो चुका था, इसकी यूथ में बहुत क्रेज था। तो बुरहान वानी को फिर जो आतंकी संगठन है आपका, आपका ये हिजबुल मुजाहिदीन, तो इसने देखा कि यूथ, अब देखिए आपको ना कहीं भी हिंसा फैलाना है या कुछ मतलब कि अपना काम निकलवाना है, आप यूथ को पकड़िए। यूथ को क्या होता है, यूथ को कन्विंस करना या एक तरह से भड़काना बड़ा आसान होता है। आप उसको कुछ भी गलत सलत, पढ़े लिखे, आप यहाँ के पढ़े लिखे तो है नहीं, ऊपर से आप धर्म का लॉलीपॉप दे करके आप अपनी बात मनवा सकते हो। तो यहाँ पे क्या था ना, ये आपका बुरहान वानी, इसका बहुत पॉपुलरिटी थी, तो ये हिजबुल मुजाहिदीन ने इसको एरिया कमांडर नियुक्त कर दिया वहां का। किस किस काम के लिए? हिंसक गतिविधि चलाने के लिए। अब भाई एरिया कमांडर, ये नॉर्मल सा आदमी एरिया कमांडर नियुक्त हो गया, खूब मतलब कि इसकी मतलब कि खूब पॉपुलरिटी थी तो हो गई। उसके बाद फलता सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चला दिया। अब क्या है ना, अब जब बुरहान वानी नहीं होते कि जब कोई पॉपुलर व्यक्ति, जब अभी तक क्या है ना, अभी तक जो मतलब कि नेतृत्व करता थे, वो एक संगठन के नेता थे। वो संगठन के नेता ना युवाओं में उतने फेमस नहीं, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए या उनको आप अपने में विचारों प्रभावित करने के लिए, उनकी उम्र का कोई आदमी होता है, बच्चा होता है, तो वो उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है। जैसे देश के युवक कैरी मिनाटी टाइप के लोगों से कितने इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो उसी तरह ये बोल रहे, इसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, ये 20-21 साल का लड़का था। तो इससे क्या हुआ कि जब युवाओं को ये मतलब कि देश के खिलाफ करना शुरू किया और आतंकी गतिविधियों में जोड़ना शुरू हुआ, तो इसका बहुत क्रेज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटना फिर से शुरू हो गई 2014 के आसपास। ठीक है। अभी तो याद रखिएगा, मोदी आ गए हैं, है ना, आप ज्यादा चीचौ नहीं करने का। ठीक है। तो 2014 में फिर आतंकी घटना, अब सेना को पता है, सेना चलाई ऑल आउट ऑपरेशन, और ऑल आउट ऑपरेशन उसके बाद ये 2016 में बुरहान वानी सेना की मुठभेड़ में मारे गए। 2016 में, 14 में आए थे, 2 साल कमांडर रहे, उसके बाद मारे गए। जब किया है ना, ये बुरहान वानी मारा गया तो देश में फिर एक बार हिंसा शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन अब तक मोदी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि देखिए 2014 में यहाँ पे आपका दिसंबर 2014 तक ठीक था। उसके बाद है दिसंबर 2015, अगले साल ही मोदी जी, मोदी जी नवाज शरीफ के जन्मदिन में पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने गए थे। मिलने, जन्मदिन की बधाई देने नहीं गए थे। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि एक बार चलिए कश्मीर का मुद्दा हम फिर से एक बार बैठ करके सुलझा लेते हैं। वो उस उद्देश्य से गए थे। लेकिन जब याद रखिए, देखिए मोदी बताया ना, पाकिस्तान अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगा। तभी तो वो मोदी जी गुस्सा के कहते हैं, वो ऐसे नहीं, वो
वो कहते हैं ना कि जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाओ, क्योंकि प्रेम से एक बार उन्होंने नवाज शरीफ को समझाया, कब, दिसंबर 2015 को, और उनको जनवरी में मिला क्या, पठानकोट हमला। वही का ना, आप अगर प्रेम की भाषा से पाकिस्तान से बात करेंगे तो पाकिस्तान अगले ही दिन आपके देश में अटैक कर देगा। और जब जब प्रेम की भाषा जिसने भी बोला है, ठीक है, याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, समझौता एक्सप्रेस चलाए थे 1998, 1999 में कारगिल हो गया, आपको जब भी इतिहास गवाह है पाकिस्तान के साथ। तो जनवरी 2016 में पठानकोट हमला, 7 शहीद हो गए। अब इनका, अब मोदी जी समझ गए कि ये प्रेम की भाषा समझने वाले व्यक्तियों में से नहीं है पाकिस्तान। 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी सेना हुआ, ये बता दिया। फिर 15 अगस्त 2016 में क्या हुआ, अब देखिए, अब मोदी जी ने अपना स्ट्रेटेजी अपनाया कि अब पाकिस्तान से ना, आप इस मुद्दे में बात मत करो कि हमको कश्मीर से बात करना, आप इंदिरा गांधी वाला स्ट्रेटेजी अपनाओ। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने, जब आपका 1971 पे भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी ने ना बांग्लादेश वाला मुद्दा उठा दिया। वो समझ गए कि बांग्लादेश वाले में जब पाकिस्तान अपने भाई, यहाँ कश्मीर वाला तुम थोड़ा सा इलाका के लिए लड़ रहे हो, वो आपको उतना बड़ा, बताइए, इंदिरा गांधी जैसी महिला देश के दो टुकड़े करके चली गई, आप समझ गए, तो वो फिर इसलिए युद्ध हो गया। सेम टू सेम गांधी जी, मोदी जी ने क्या किया कि मोदी जी लाल किले में गए, उन्होंने घोषणा कर दी कि पीओके, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर सीओके, सीओके यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब अक्साई चीन वाला एरिया तक पूरा दावा कर दिया। और इन्होंने ना पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए ना बलूच का मुद्दा उठा दिया। बलूच याद हो, बलूचिस्तान, ये जैसे, ये आप जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे पाकिस्तान है, ठीक है, तो ये जो इसका पश्चिमी प्रांत है, ये बलूचिस्तान कहलाता है। तो और ये जो बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से अलग करने के लिए विद्रोह कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ना ये क्या है, पाकिस्तान क्या करती है, पाकिस्तान सरकार, ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया, ये बहुत खनिज संसाधन संपन्न राज्य है, ठीक है, और यहाँ से आपका मतलब खनिज निकालती है, और आपका लाहौर जो मेन लैंड है, लाहौर सिंध, यहाँ भी यूज करती है, तो वहां पे क्या है, वहाँ गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बलूच, जब उनको पता चला कि ये बलूच वाला मुद्दा उठाएंगे, तब पाकिस्तान आएगा प्रेशर में। तो उन्होंने लाल, देखिए, ये लाल किले से घोषणा की है, कोई पत्र निकाल, लाल किले से घोषणा का मतलब आप समझते हैं, देशव्यापी घोषणा होती है और एक अंतरराष्ट्रीय मंच में इसकी आवाज जाती है। तो इन्होंने बलूच का मुद्दा उठा दिया, बहुत बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि उन्होंने बोला था मोदी जी को कि बलूचों को भी उनका हक मिलना चाहिए, ऐसा घोषणा आप सुन लीजिएगा, ठीक है। ये 15 अगस्त की बात है। फिर उसके बाद 5 सितंबर, अब देख रहे हैं ना, एक बार उन्होंने मतलब दिसंबर 2015 में ट्राई किया समझाने का, नहीं समझा, अब मोदी जी विरोध में काम करेंगे। 15 अगस्त को देखे, फिर जस्ट 20 दिन बाद 5 सितंबर को चाइना में G20 शिखर सम्मेलन, उसमें मोदी जी ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दी कि आतंकवाद की जड़ ही है पाकिस्तान। आप समझ, G20 जैसे सम्मेलन जिसमें दुनिया के सबसे मजबूत देश है, समझ रहे हैं ना, वहां पे। अब उसके बाद देखिए, ये क्या है, 5 सितंबर 2016 को, अब देखिए 5 सितंबर, 10 बाद, देखिए तुरंत 13 दिन बाद, जब, अब देखिए, यहाँ उन्होंने बलूच का मुद्दा उठा दिया, यहाँ G20 में मुद्दा उठा, अब उनको रहा नहीं गया आतंकी संगठन, उन्होंने उरी में हमला कर दिया। अब हालांकि मोदी जी को पता था कि ये अब ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है ना, हमारे 19 जवान शहीद हो गए, ठीक है, मोदी जी रुके कहाँ, 28 सितंबर को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। अब देखिए होता एक्चुअली क्या था कि जो ये आतंकवादी हमारे देश में, मतलब कि वो घुसपैठी करते थे और आतंकी घटना करते थे, ठीक है, ये इनको ना, इनको ये तब करते थे, आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि देश में, कश्मीर में आपको कहीं भी हिंसा करवाना है, मारपीट करवाना है, आपको क्या चाहिए, आप 500 युवाओं को पकड़िए, उनको पैसा दीजिए और कह दीजिए कि जाओ फलानी जगह मारपीट कर देना, हिंसा कर देना, सेना पे पथराव कर देना। अब सब ने आपने सबको 1-1 हजार रुपए पकड़ा दिए, 500 लड़कों को, जवान लड़कों को, वो जाके हो गया, उनको गरीब हैं, पैसे मिल गए, कर दिए काम, ठीक है, और सेना भी कुछ नहीं करती। मोदी जी को समझ में आया कि ये है पैसे का खेल, अगर हम इनका पैसा जो इनके पास है ना, जो पाकिस्तान के पास है, जो आतंकी संगठनों के पास भारतीय रुपया पड़ा हुआ है, अगर इनके पास से हम ये हटा देना, तो ये ना, तो ये जब इनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो ये भाई हमारे देश के युवाओं को भिड़का ही ना पाएंगे, उनको पैसा कहाँ से देंगे। इसलिए मोदी जी ने 8 नवंबर को, 10 दिन बाद, 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा कर दी।
क्योंकि उनको समझ में आया कि ये है पैसे का खेल। अगर इनको पैसे ना देंगे हमारे जो कश्मीर के युवा हैं तो फिर ये नहीं करेंगे, पत्थर नहीं उठाएंगे। तो 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की घोषणा कर दी, ठीक है। नवंबर 2016 को पाकिस्तान में सार्क का दक्षिण का सम्मेलन हुआ। सार्क साउथ एशियन नेशन ऑफ मतलब साउथ एशियन नेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसका ये पाकिस्तान में होना था 2016 में। पाकिस्तान में 2016 में यह सार्क का सम्मेलन होना था, इसका बहिष्कार किया, भारत ने बहिष्कार किया। भारत नहीं गया, भूटान ने भी, फिर श्रीलंका, मतलब कुल मिला के फिर ये रद्द हुआ। और तब से सार्क एक तरह से पूरा ठंडे बस्ते में चला गया है। आज भी ये बिल्कुल निष्क्रिय है। फिर आपका 16 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ, ठीक है ना। अब सिर्फ आप देख रहे हैं अटैकों का दौर हो रहा है। आतंकी संगठन भारत के ऊपर अटैक करती है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करती है, बस यही चल रहा है खेल। तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ, 44 हमारे जवान शहीद हो गए। फिर उन्हीं 12 दिन बाद 26 फरवरी को बालाकोट टेरर स्ट्राइक कर दिया। अब मोदी जी समझ गए कि 3 बार से उधर हमला हुआ, 3 बार से हम कर चुके, एक काम करो, मुद्दा ही खत्म कर दो। फिर उन्होंने 5 अगस्त 2019 को 370, अब देखो 370 हटाने के बाद क्यों नहीं आतंकी मुद्दे हुए, जानते क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब आपने 370 हटा दिया तो जो वहां का जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो संविधान हो गया निरस्त। जब निरस्त संविधान हो गया तो वहां के लोगों को मिले अधिकार खत्म हो गए, स्वायत्त अधिकार जो भारतीय नागरिकों को से एक्स्ट्रा मिलते थे। वहां का अपना प्रशासनिक तंत्र खत्म हो गया। वहां की जो पूरी व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था, क्योंकि 370 5 अगस्त को उसके बाद उसको यूटी घोषित कर दिया, संघ राज क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं, संघ राज क्षेत्र। मतलब कुल मिलाकर के पूरी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सेना का नियंत्रण हो गया और साथ में उन्होंने लद्दाख को भी अलग कर दिया। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि उन्होंने ना वहां के जो आतंकी संगठन थे ना उसके आने वाले पूरे मंसूबों में पानी फेर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक ना उनको जहां, भाई आपने अफस्पा लगा दिया था, फिर भी सेना को कुछ विशेष कार्यों के लिए वहां की जो राज्य सरकार थी कश्मीर की उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। जब हम ये परमिशन और ये आवेदन का ये दौरे खत्म कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के 5 अगस्त 2019 से आपका 370 हटा, उसके बाद से फिर कोई आतंकी, आज 5 साल होने जा रहे हैं, कोई आतंकी घटना नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और उसके बाद तो छोड़ो, G20 का शिखर सम्मेलन भी आयोजित कराया। अब G20 का शिखर सम्मेलन इसीलिए आयोजित कराया गया था कि विश्व को हम बुला करके वहीं पे दिखाना चाहते थे कि देखिए 370 हमारा स्टेप कितना अच्छा था, आज जम्मू कश्मीर में बहाली है। और ये G20 सम्मेलन पूरी तरह सफल रहा था, ठीक है। और उसके बाद से विकास की गति तेजी, और आज का दिन है जब कश्मीर में सब कुछ ठीक है। इवन आप हम भी जा सकते, पहले जाते तो ये उम्मीद नहीं थी कि वापस लौट के आएंगे कि नहीं, लेकिन अब बेशक आप निश्चित होकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा, हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा मेरा बड़ा हो गया हो, लेकिन ये मैं आपको ना पूरी एक तरह से मैंने एलओसी की या पाकिस्तान के बॉर्डर से की जम्मू कश्मीर की पूरी आपके इतिहास की तस्वीर मैंने आपके सामने रखा है, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएं। क्योंकि ये आपको मालूम है कश्मीर वाला मुद्दा या पाकिस्तान हमारे एग्जाम के बड़ा सेंसिटिव टॉपिक में से रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, मैं पूरी मतलब ताकत के साथ मैं आपको बताया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह मेरा बताया सब समझ में आ जाए। और ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।